हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है सीटेट के आने वाले एग्ज़ाम्स की जो है तैयारी को ध्यान में रख करके जो है पेपर्स को सॉल्व करेंगे। सीटेट का जो अगला एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर माह के लास्ट जो है वीक में होता है या फिर जनवरी के स्टार्टिंग वीक में होता है। तो इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देते हैं, क्योंकि पेपर तो ज़रूर से ज़रूर होता है। सीटेट का पेपर बिल्कुल टाइम टू टाइम होता है, वो बदलता नहीं है। जो बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए हैं या जो बच्चे फेल हो गए हैं इस बार के एग्ज़ाम में, बिल्कुल उसी तरीके से हम आगे बढ़ कर के तैयारी करेंगे। देखिए, सीटेट का पैटर्न जो है वो नहीं बदलेगा, मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल सेम पैटर्न, जो इस पैटर्न पे अभी पेपर हो रहा है उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, और ना ही सिलेबस कोई बदल रहा है। अगर कोई ये कहता है कि इसका सिलेबस बदला जा रहा है या फिर पेपर का पैटर्न बदल रहा है, तो ये बिल्कुल जो है अफवाह होगी। तो अभी से आप तैयारी शुरू करिए, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। 16 से 17% टोटल मतलब बच्चे केवल पास होते हैं पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी यही रेशियो रहता है 18-19% का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना परसेंट जो है 80% बच्चा केवल सीटेट में फेल हो जाता है। तो जब तक जो है आप शुरुआत से तैयारी नहीं करेंगे, पेपर को अच्छे से लगाएंगे नहीं, टॉपिक टू टॉपिक वाइज जो है आप अपनी चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, है ना, तब तक आप जो है अच्छे से पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत आसान है, चीज़ें आपके नियंत्रण में, आपके जो है मतलब आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड कर रहे हैं और अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद भी जो है आप जब पेपर आएगा तो आपके सामने जो है थोड़ा सा डिफरेंट मतलब आपको थोड़ा सा हार्ड महसूस होगा। इसलिए पेपर को अभी से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा टाइम मत दीजिए। बेशक आपके पास और काम होंगे और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी होंगी, लेकिन सीटेट के लिए आप कम से कम नहीं तो आधा एक घंटा अपना समय सीटेट के लिए ज़रूर से ज़रूर निकालिए। तो उसी को ध्यान में रख करके मैं यहाँ पे एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, शुरू से लेकर अंत तक की तैयारी के लिए, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज जो है पूरे चैप्टर्स मिलेंगे। 20 चैप्टर में पूरा सीटेट मैं कवर करूँगा, सीडीपी, ठीक है। उसी प्रकार से मैं हिंदी के भी जो है पेडागोजी और सारा जो है हिंदी का भी कराऊंगा आपको, और एसएसटी का भी एग्ज़ाम जो है पूरा वीडियोस कराऊंगा। सभी प्रकार के जो है सभी जो है सब्जेक्ट्स के मैं आपको यहाँ पे तैयारी कराऊंगा। तो चलिए, आज जो है सीडीपी का पेपर है उसको देखते हैं। आज पेपर नंबर 2 है। इससे पहले भी जो है मैं ऑलरेडी पेपर अपलोड कर चुका हूँ, और अब मैंने जो टॉपिक अपलोड किया था वो है वो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से रिलेटेड है, विकास और वृद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें से एक दो क्वेश्चंस हमेशा से पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। आइए चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। आज आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा, हम आपको इसी प्रकार से डेली वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। सीटेट से संबंधित जो भी न्यूज़ हैं, जो वैलिड न्यूज़ हैं, ज़बरदस्ती की न्यूज़ मैं नहीं डालता हूँ कि मतलब आज मैं आपको डाल दूं कि जो है आज पेपर जो है ज़बरदस्त बेफालतू का फिजूल में व्यूज़ के लिए। तो इस तरीके से न्यूज़ जो वैलिड होंगी न्यूज़ आपको मेरे चैनल में केवल वही मिलेंगी। अगर वैलिड नहीं है तो इसका मतलब है वो न्यूज़ किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है ये पियाजे की 4 अवस्थाओं में से एक है। जब मैं आपको पियाजे का एक टॉपिक कराऊंगा तब वहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए जो है इस क्वेश्चन को गौर से समझ लीजिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को पढ़ाते समय एज अ टीचर जो है आपको नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? वर्गीकरण के मौके देना नहीं चाहिए, या ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो और क्रमित जो है करने के कार्य देना, या फिर मूर्त संसाधन देना। तो देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तो मूर्त चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, अमूर्तता की यहाँ होना नहीं ज़रूरी, क्योंकि पियाजे की 4 अवस्थाओं में से अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था एक अवस्था है जो कि आखिरी अवस्था है, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये इसको कहते हैं, अगर इंग्लिश में बोले तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और ये 7 से 11 वर्ष की स्टेज है। ये स्टेज जो है वर्ष जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। इस एज में बच्चा जो है लॉजिक जो है चीज़ें सीखने लगता है, लॉजिकल जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगता है, जैसे जोड़ घटाना ये बता देगा, कौन सा जो है बड़ा है कौन सा छोटा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी, है ना, चीज़ों के जो है क्लासिफिकेशन बताने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें वो करने लगता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तो आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को गौर से पढ़िए, स्वयं भी पढ़िए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए, और जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ वो भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारण रूप से प्रकट होने की जो है प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पे जो आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारण होने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं मैच्योरिटी, परिपक्वता। आंसर यहाँ पे होगा जो है ऑप्शन डी, बिल्कुल डी। जिन्होंने भी डी लॉक किया है वो सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है, ये बुद्धि के किस रूप को दर्शाती है? मतलब एक बच्चा है जो दूसरों की नीयत को समझता है, जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, दूसरों की इमोशंस को समझता है, दूसरों के दुख दर्द खुशी इन चीज़ों को समझता है, तो इस चीज़ को हम क्या नाम देंगे? तो देखिए यह चीज़ समझ लीजिए, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें जो है जो सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। इन्होंने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत जो है 8 प्रकार के जो है बुद्धि के जो है डिफाइन किया था। उन 8 प्रकार की बुद्धि में से एक बुद्धि की ये बात हो रही है। यहाँ पे ऑप्शंस जो 4 दिए गए वो चारों जो है 8 प्रकार की बुद्धियों में से है। तो याद रखिएगा, जैसे 8 प्रकार की क्या हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, उनका मानना था। हर व्यक्ति की एक विशिष्ट बुद्धि होती है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई जो है मैथमेटिक्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है ना, कोई फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा है, जैसे हुसैन बोल्ट या क्रिकेटर जो हो गए, ये सभी चीज़ें है ना। और कुछ जो है खाली स्थान को जो है आर्ट बना क्रिएटिव में अच्छे होते हैं, जैसे खाली स्थान में जो है मतलब बहुत अच्छी क्रिएटिव चीज़ भर देते हैं, या खाली स्थान को समझ करके कुछ नया डिज़ाइन बना देते हैं, जैसे हमारे आर्किटेक्ट होते हैं जो घर की डिज़ाइन बनाते हैं, है ना। स्थानिक समझना या प्राकृतिक बुद्धि जो है जो प्राकृतिक चीज़ों को समझते हैं, इन चीज़ों को। और एक होता है अंतरा वैयक्तिक बुद्धि और एक होता है अंतः वैयक्तिक बुद्धि। बहुत डिटेल में चीज़ें समझ रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 टर्म, और बहुत ज़्यादा बच्चे इस टर्म में कन्फ्यूज़ होते हैं। अंतरा जो वैयक्तिक बुद्धि होती है, ठीक है, और अंतः वैयक्तिक, अंतरा को बोल सकते हैं अंतर वैयक्तिक बुद्धि, जिसे कहते हैं इंग्लिश में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, इंग्लिश टर्म याद कर लीजिए, इंटर, ठीक है, इंटर इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, दूसरों की नीयत और इच्छाओं इमोशंस को समझने की क्षमता होती है एक व्यक्ति में। और अंतः वैयक्तिक बुद्धि क्या होता है, इसको बोलते हैं इंट्रा, याद रखना, इंट्रा बोलते हैं। इसमें होता है व्यक्ति जो है अपनी चीज़ों को समझने में जो है सक्षम होता है, जैसे जो है अपने मतलब मानसिक जो है मतलब गुणों को समझता है। जैसे कि क्या होता है, एग्जाम्पल से समझिए, जैसे बुद्ध। अब बुद्ध ये जो प्रचारक होते हैं, प्रचार करने वाले होते हैं, ये अपने जो है बहुत उपदेशक होते हैं और अपने आप को जो है बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ, और वही उसी प्रकार के व्यक्ति निकलते हैं, जैसे बुद्ध हो गए, या फिर जो विचारक होते हैं, या फिर जो है जैसे महात्मा गांधी हो गए, ये और मदन मोहन मालवीय टाइप ये सब हो गए, है ना, वो महावीर स्वामी हो गए, ये सभी चीज़ जो है अंतः वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, इनकी इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे अंतरा और अंतर वैयक्तिक जो है इसका मंतव्य समझ गए होंगे। यहाँ पे चीज़ों को समझ, आंसर जो होगा यहाँ पे अंतरा वैयक्तिक बुद्धि, इंटर इंटेलिजेंस इसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाए। आपकी कक्षा का एक छात्र जो है कक्षा में काफ़ी बातचीत करता है, मतलब एक बच्चा है जो क्लास में बहुत बोलता है, और आप उसके विषय के पता करते हैं तथा पाते हैं कि बच्चा जो है अपने घर में, जब आप देखते हैं कि बच्चा जो है अपने घर पर बात बिल्कुल नहीं करता या कम करता है, तो आप छात्र के विषय पर निम्नलिखित में से क्या विचार रखेंगे? मतलब एज अ टीचर आप देख पा रहे हैं कि आपका क्लासरूम में एक बच्चा बहुत बोलता है, लेकिन आपने पता किया कि ये इतना बोलता क्यों है, तो आपने पाया कि उसके पेरेंट्स से आपने पूछा, या उसके आसपास कोई आ गया, उसके आसपास का जो है मतलब कोई बच्चा आता है, उसके पेरेंट्स बोले ये बच्चा बहुत बोलता है, बहुत परेशान करता है, इस तरीके से अक्सर जो है टीचर पूछ लेते हैं, तो वो पाते हैं कि भाई वो तो इस घर पे बिल्कुल नहीं बोलता, सहमा सा रहता है, चुपचाप रहता है, घर से बाहर नहीं निकलता, इस तरीके से जो है किसी ने जवाब दिया। तो आप जो है एज अ टीचर आप उस पर क्या जो है मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? तो विद्यालय जो है प्रत्येक समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, मतलब जो स्कूल है, जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसे खूब बात करने का अवसर दिया जा रहा है, इसलिए वो बात कर रहा है, या टीचर की मांग है कि खूब बात करो, या उस बच्चे को जो है उसका घर पसंद नहीं आ रहा है, घर में पसंद नहीं है इसलिए बात नहीं करता घर में, और स्कूल पसंद है इसलिए बात करता है, या फिर उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। देखिए एज अ टीचर जो है आप पाते हैं बच्चा जो है अगर स्कूल में खूब बोल रहा है तो इसका मतलब है कि उसके जो विचार हैं, जो भी वो बोलना चाहता है, घर में अगर जब भी कोई वो कुछ अपने पॉइंट रखता होगा या कि कोई बात कहने की कोशिश करता होगा, तो जो है उसके मम्मी पापा या कोई भी परिवार का कोई अन्य सदस्य जो है उसको डांट देते होंगे, और डांटने की वजह से जो है उसके विचारों को महत्व नहीं मिलता होगा, तो उसने बोलना ही बंद कर दिया स्कूल में। और स्कूल में क्या है, उसे बोलने का मौका मिलता है।
टीचर पूछते हैं कि बेटा अच्छा अपना पॉइंट बताओ, इसके बाद क्या होगा, अब बताएंगी ये मैडम, मतलब बच्ची का नाम मान लीजिए कोई भी रख लीजिए, है ना, तो ये पूछते हैं, तो इससे जो है उसके विचारों को मान्यता मिलती है, इसलिए वो स्कूल में खूब बोलती है और वो बाहर नहीं बोलती है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलवा के अनुसार, कोहलबर्ग है यहाँ पे, कोहलवा नहीं है, कोहलबर्ग के अनुसार जो है शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। अब ये किस रूप में उसके बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है? हम सभी जानते हैं कि कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके अंतर्गत 3 लेवल हैं। हम आगे आने वाले समय में इसका वीडियो अपलोड करेंगे और एक एक पॉइंट्स पे जो है इसको चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 लेवल है और हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं। याद रखिएगा, 2 स्टेज, मतलब एक स्टेज ये हो गए, एक स्टेज ये हो गई, उसके बाद दूसरा लेवल में जो है एक स्टेज ये हो गई, एक स्टेज ये हो गई, तीसरे लेवल में एक स्टेज, तो हर लेवल में 2 स्टेजेस होंगी। ठीक है, और यही बस इतना ही आपको कोहलबर्ग में पढ़ना है। मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, नैतिक मूल्यों का अगर बच्चों के अंदर विकास करना है तो व्यवहार के स्पष्ट जो है नियम बता करके, नैतिक मूल्यों के स्पष्ट नियम बता करके बच्चों को नैतिक मूल्यों का विकास कराएंगे, या फिर कोई धार्मिक शिक्षा दे करके, महत्व दे करके, या उसको धार्मिक शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या उनके बचपन से नैतिक मूल्य सीखे होते हैं, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, सभी को आंसर जो है ये सही लॉक किया होगा, ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी होगा। नैतिक मूल्यों पर आधारित जो है चर्चाओं में उन्हें शामिल करेंगे, है ना। उनको जब बच्चे शामिल होंगे, सही और गलत की चीज़ों के रूप में शामिल किया जाएगा। जैसे कि आप बच्चों को बताएंगे कि बेटा चोरी करना गलत बात होती है, चोरी करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी, पुलिस सज़ा देती है ऐसे चोरों के लिए, है ना। या फिर अन्य जो है उदाहरण जो है पेश किए जाएंगे कि जब कोई बड़े बात करें तो जो है छोटे बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, है ना। छोटे बच्चों को जो है बातों को सुनना चाहिए गौर से कि बड़े आपके क्या कह रहे हैं। इस तरीके से जब वो चीज़ों को शामिल मतलब आप उनको जो है बात करेंगे, उनसे आप ये अपनी बात रखेंगे, तो वो चीज़ें धीरे धीरे उनके जो है दिमाग में बैठ जाती है और धीरे धीरे वो चीज़ों को समझने लगते हैं। इसलिए ऐसे मुद्दों पे उनको चर्चाओं में शामिल करना चाहिए, ना कि उन्हें डांटना चाहिए, धमकाना चाहिए, मारना चाहिए। इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक टीचर ये धारणा रखती है कि लड़के जो हैं अधिक बुद्धिमान होते हैं और जोखिम लेने वाले होते हैं। एज अ टीचर जो है वो मतलब एक टीचर का मानना है कि लड़के जो होते हैं बड़े जोखिम लेते हैं, हर चीज़ में वो जोखिम ले लेते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। और लड़कियां जो होती हैं वो आज्ञाकारी होती हैं, ओबीडियंट होती हैं, ईमानदार होती हैं, है ना, उनके अनुसार जो है व्यवहार करती हैं, मतलब लड़कों के अनुसार व्यवहार। ये किसका जो है उदाहरण पेश कर रही हैं? तो देखिए, ये उदाहरण जो है यहाँ पे बिल्कुल पक्षपात का है। यहाँ पे समानता का नहीं है, समता का नहीं है, स्थिरता का नहीं है, समानता का नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है पक्षपात से रिलेटेड। लड़का और लड़की में भेद कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि लड़की ये कर सकती है और लड़का ये कर सकते हैं, लड़कियाँ ये नहीं कर सकती और लड़के ये नहीं कर सकते। तो ये पक्षपात की ओर संकेत करता है। रूढ़िबद्धता भी आंसर में कई बार पक्षपात की जगह रूढ़िवाद जो है आ जाता है, तो रूढ़िबद्धता भी जो है ये कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग का मतलब है इमोशंस। अब किसी व्यक्ति में, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है किसी व्यक्ति में संवेग क्यों आवश्यक है, क्योंकि संवेग का क्या कार्य है। तो इमोशंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। किसी व्यक्ति में इमोशंस ना हो, इमोशंस कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे क्रोध आना, है ना, प्रेम का होना, है ना, विभत्स गंदगी पे जो है नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं वो होना, है ना। तो इस तरीके से जो भाव होते हैं, एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, ये सभी जो है संवेग का उदाहरण है। तो बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है, किसी बच्चे की जो है संवेग आवश्यक है क्योंकि ये संवेगात्मक अनुक्रिया है, या बालक की उद्दीप्त अवस्था है, तो जो कि उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है, या फिर बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया उत्प्रत्युत्तर है, या बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखिए, जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। यहाँ ये बालक की उद्दीप्त अवस्था है। उद्दीप्त का क्या मतलब होता है? उद्दीप्त का मतलब होता है एक्साइटमेंट। जब बालक ज़्यादा एक्साइटेड होता है तो ये एक्साइटेड होने वाली अवस्था है। जब बालक एक्साइटेड होगा तो उसका संवेग निकलेगा। संवेग में मतलब वो, जब मान लीजिए उसको बर्थडे में उसको एक साइकिल मिली, और साइकिल में वो इतना उद्दीप्त हो गया, मतलब एक्साइटेड हो गया, तो जो उद्दीपक जो होता है, मतलब इसे कहते हैं स्टिमुलेशन, एकदम से जो है एनर्जी आ जाना, उसे कहते हैं स्टिमुलेशन। मतलब दिखने पर जो उत्तेजना आपको दिखेगी वो अनुक्रिया होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी है। यहाँ पे चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है।
चलिए, ओवर एक्साइटमेंट पे जो इमोशंस निकलते हैं उसी को कहते हैं इमोशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बालक को अपनी शैक्षिक जो है क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए? तो देखिए, जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में जो है क्या अपनाना चाहिए? तो जातीय भेदभाव के संदर्भ में वो कठोरता अपनाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। लचीलापन अपनाना चाहिए कि मतलब कभी कभी जो है जातीय भेदभाव का जो है कर देता होगा, और ज़्यादातर समय वो जातीय भेदभाव मायने नहीं रखता, लेकिन कभी कभी कह देता है ना। तो इस तरीके से होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ना ही कठोरता ना ही लचीलापन, या कठोरता या दोनों कभी कभी। तो देखिए, जातीय भेदभाव के संदर्भ में तो आप ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से भी जुड़ा हुआ है कि किसी को भी क्यों जो है कठोर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करें, जातीय भेदभाव से रिलेटेड शब्दों का इस्तेमाल करें, या फिर रंग भेद होते हैं, कोई जो है गोरा है तो उसको अलग बैठा रहे, काला है तो अलग बैठा रहे, कोई अमीर है तो उसको बेंच में बैठा रहे, जो गरीब है तो उसको ज़मीन में बैठा रहे, है ना। आर्थिक रूप से कोई सक्षम है तो उसको जो है उसकी जिसकी फ़ीस जमा है तो उसको चेयर में बेंच में बैठा दिया, जो जिसकी फ़ीस नहीं जमा हो पा रही है किसी वजह से तो उसको ज़मीन में बैठा दिया। तो इस तरीके से जो जातीय भेदभाव होता है, या जात के रूप में जो है कोई उच्च वर्ग से है तो उसके पास नहीं बैठा, उच्च वर्ग के ही बच्चे बैठ रहे हैं, और जो निम्न वर्ग से हैं उनको अलग बैठाया जा रहा है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ना ही इसमें कठोरता होना चाहिए, ना ही इसमें लचीलापन होना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, है ना, न्यूट्रल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? देखिए, यहाँ पे वाइगोस्की ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा, सोशल और कल्चरल जो है मतलब जो सिद्धांत था उन्होंने ये प्रस्तुत किया था, और इसके अंतर्गत उन्होंने माना था कि बच्चे का जो विकास है वो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और भाषाई रूप से ही संभव हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने केवल 3 चीज़ों को महत्व दिया था। तो यहाँ पे जो आंसर है जिसकी उपेक्षा की बात हो रही है वो है जैविक रूप से, मतलब एज को इन्होंने महत्व नहीं दिया था, जबकि पियाजे ने इन्हें एज का महत्व दिया था। पियाजे ने कहा था कि 4 स्टेजेस में बताया था कि 0 से 2 साल का बच्चा ये करेगा, और 3 से 7 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा ये चीज़ें करेगा, है ना। आगे आगे जैसे बढ़ता जाएगा उम्र में, वैसे वैसे उसकी जो है क्रियाएं जो है स्टेजेस में बढ़ती जाएंगी, अलग अलग प्रकार की होती जाएगी। लेकिन वाइगोस्की ने इसको नहीं माना था। इन्होंने माना था एज इंपॉर्टेंट नहीं रखता, इन्होंने माना था कि समाज और संस्कृति में जैसे जैसे बच्चा रहेगा और वही बच्चे के डेवलपमेंट में सहायक होगा। अगर बच्चा जंगल में रह रहा है, समाज और संस्कृति से तो दूर रह रहा है, तो उसका जो डेवलपमेंट होगा वो अलग प्रकार से होगा, है ना। और जो बच्चा जो है अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बीच में रह रहा होगा उसका डेवलपमेंट अलग होगा, जो शहर में रह रहा होगा उसका डेवलपमेंट अलग होगा, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में रह रहा होगा उसका सामाजिक और सांस्कृतिक डेवलपमेंट अलग होगा, जो अलग धर्म को मानता होगा, अलग रिलीजियस को मानता होगा, अलग संस्कृति को मानता होगा, उसका जो है डेवलपमेंट अलग प्रकार से होगा। तो वाइगोस्की ने ये माना था। तो एज को इन्होंने महत्व नहीं दिया था, जैविक फैक्टर को महत्व नहीं दिया था, बाकी सभी फैक्टर को महत्व दिया था। अच्छा, वाइगोस्की में एक चीज़ और आती है, कई बार पूछ लेते हैं कि क्या वाइगोस्की ने जो है इस सिद्धांत में, विकास के सिद्धांत में खेल को महत्व दिया था? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो आप हमें जो है कमेंट करके बताइएगा कि क्या वाइगोस्की ने खेल को महत्व दिया था। ये आप हमें कमेंट करिएगा। अगर आपने ये पढ़ाई करी है तो चीज़ें जो है आपको पता होगा। मैं इसका आंसर जो है कमेंट में आपके कमेंट के साथ ही दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बुद्धि का जो प्रतिदर्श सिद्धांत है इसका प्रतिपादन जो है वो थॉमसन ने किया था। याद रखिएगा, इसका सिद्धांत जो है थॉमसन ने किया था। ऑप्शन यहां पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का कौन सा जो है सिद्धांत सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि की उपस्थिति का समर्थन करता है? सामान्य बुद्धि का मतलब होता है जनरल बुद्धि, इंटेलिजेंस, और विशिष्ट का होता है स्पेसिफिक। कभी कभी जी और एस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। तो सामान्य बुद्धि होती है जिनके अंदर कोई विशिष्ट बुद्धि नहीं होती। जैसे कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल हर कार्य करते हैं, जैसे हम ही लोग हैं ना, मेरी आर्ट अच्छी है ना, मेरी कुछ मतलब खाली स्थान को समझकर मैं कोई बहुत बड़ा ड्राइंग बना दूंगा, ना म्यूज़िक में अच्छा हूँ, ना डांस में अच्छा हूँ, ना जो है फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा हूँ। इस तरीके से जो है मान लीजिए, तो ये जो है व्यक्ति सामान्य बुद्धि, जो सब लोग कर लेते हों, है ना,
घर से खाना खाने से लेकर के घर ऑफिस तक जाने तक, फिर घर आने तक जो सामान्य क्रियाएं सब लोग करते हैं वही सब करते हैं। और विशिष्ट बुद्धि में वो आते हैं जैसे जो सामान्य क्रिया से अलग होती है, जैसे म्यूज़िक में अच्छा होना। म्यूज़िक कुछ लोग जो है सामान्य बुद्धि के साथ साथ म्यूज़िक बजाते हैं, बहुत अच्छा होते हैं, है ना। जैसे AR रहमान का म्यूज़िक होती है या अरिजीत की आवाज़ हो गई, इस तरीके से जो है उसमें क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ लोग फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा होता है, जिम में जाते हैं, बॉडी वॉडी बनाते हैं, रनिंग में अच्छे होते हैं, ये हो गए। कुछ लोग जो है इसके साथ साथ टेम्परेरी वर्क करते हैं कि भैया मैं आपका जो है क्या बोलते हैं ड्राइंग बना दिया करूँगा, आर्ट बना दूंगा अच्छे से। कोई मैथ पढ़ाने की कोशिश करता है, कोई साइंस में पढ़ा, इस तरीके की विशिष्ट बुद्धि होती है। तो ये जो सिद्धांत है ये किसका है, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है इसका ये सिद्धांत कहलाता है द्विखंड सिद्धांत। स्पियरमैन ने दिया था ये द्विखंड का सिद्धांत। ये सिद्धांत स्पियर ने द्विखंड का सिद्धांत दिया था, जिसे कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिकथन हम पढ़ते हैं कि पाठ सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। कारण है कि पाठ शिक्षार्थियों को ऐसे कार्य करने में सहायता करती है जिन्हें वह स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर सकते। अब पाठ का मतलब अगर पता है तो यहाँ पे आंसर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पाठ ही इकलौता वर्ड है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो पाठ को एक कोने में लिख लीजिए, उसके मीनिंग लिख लीजिए। जिस दिन वाइगोस्की में पढ़ाऊंगा, वाइगोस्की का ऑलरेडी मेरा एक वीडियो अपलोड है, आप उस जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। वो वीडियो आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट है। वाइगोस्की से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसे बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और सिर्फ केवल टू द पॉइंट आपको बात करी है। उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं फाजूल में 1-2 घंटे की वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता है ऐसे टॉपिक्स पे। ठीक है, तो देखिए पाठ का मतलब होता है, ये देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये वाइगोस्की के जो सीखने की क्रियाएं हैं उसमें जो है 3 जो है वाइगोस्की के जो विकास के स्तर होते हैं उनके 3 स्तर थे। उसमें से एक स्तर होता है वो है पाठ। पाठ को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये याद रखना, ये नाम आपको याद होना चाहिए, स्कैफोल्डिंग, क्योंकि पाठ शब्द जो है हिंदी में है और पाठ के कई मीनिंग स्कैफोल्डिंग के कई मीनिंग हो सकते हैं। तो हो सकता है कि लास्ट टाइम जब पेपर आप अगला दें और हो सकता है स्कैफोल्डिंग तो इंग्लिश में दिया ही रहेगा, ये तो नहीं चेंज होगा, लेकिन इसकी जगह पाठ की जगह कोई और अन्य शब्द जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो याद रखिएगा स्कैफोल्डिंग है। तो पाठ सीखने की प्रक्रिया में एक अनिवार्य हिस्सा है। तो पाठ का मतलब होता है, पहली बात तो समझ लिए कि पाठ का ये मतलब होता है कि टेम्परेरी हेल्प करना। आप देखिए बच्चा जो होता है जब ABCD याद करता है तो ABCD तो उसे याद होती है। तो जैसे मान लीजिए A से M तक बना दिया उसने बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन N और N और O भूल जाता है वो, और इसके बाद M के बाद सीधा P पे आता है। तो पाठ ऐसी क्रिया होगी जब आपको मदद करनी होगी कि बेटा M के बाद N आएगा, N के बाद O आएगा, उसके बाद O जैसे O बताया आपने उसको याद आ जाएगा, उसके बाद फिर से वो आगे फ्लो में बढ़ जाएगा। तो ये पाठ होती है, ये टेम्परेरी मदद को कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये एक सीखने की प्रक्रिया में जो है अनिवार्य हिस्सा होती है। ऑब्वियसली जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, हम लोग सीखते हैं तो हम लोग भी भूल जाते हैं, फिर हमारा दोस्त हमारे टीचर जो होते हैं वो मदद करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो यही होता है, पाठ की एक क्रिया होती है। अब पाठ जो है तो शिक्षार्थियों के ऐसे काम करने में सहायता करती है जो स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर पाते। ऑब्वियसली M के बाद मैंने स्वतंत्र रूप से मैं नहीं बता पा रहा था कि M के बाद N आता है और N के बाद O आता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ मान लीजिए तो मुझे मेरा दोस्त ने बताया या फिर मेरे टीचर ने बताया तो वो पूरा करने में अक्षम हूँ ना मैं, इसीलिए तो तभी मेरे को दोस्त एक टीचर ने या दोस्त ने मेरी मदद करी पाठ के रूप में। तो यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो दोनों सही है, याद रखिएगा, इसी को कहते हैं। तो टेम्परेरी जब पूरा नहीं होता, स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर पाते, तब हम करते हैं टेम्परेरी मदद, टेम्परेरी हेल्प करते हैं, और इसी को कहते हैं टेम्परेरी हेल्प को कहते हैं पाठ या स्कैफोल्डिंग। यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे। और विकास के जो स्तर होते हैं जिसमें पाठ है, उसके बाद एक और है जिसे कहते हैं ZPD और MKO। इसको बाकायदा डिटेल में जो हमने चर्चा किया है उसका जो है वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, मतलब आप जो पढ़ाते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी जो है शैक्षिक विभिन्नता पाई जाती है। मतलब आपकी क्लासरूम में है ना बहुत सारे बच्चे जो है अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है, पढ़ाई में हो या चाहे किसी भी रूप में हो। आगे देखते हैं, ऑप्शन से समझ में आ जाएगा इसका क्या कारण हो सकता है। तो विभिन्नता जो पाई जाती है इसका क्या कारण होता है। आपकी कक्षा में कुछ छात्र जो है कक्षा में सो जाते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है,
या आपके छात्र आपको पसंद नहीं करते, इससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण जो है विभिन्न रूप से होते हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है सी। देखिए हर बच्चा अलग अलग होता है, उनके गुण जो है प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं है ना वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है, तो शैक्षणिक तो विभिन्नता पाई जाएगी। किसी को जो है कोई सामान्य बालक है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, कोई देखने में जो है जिसको थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है ना, किसी को कम सुनाई पड़ता है ना, कोई खेल में बहुत अच्छा है, कोई इंडोर गेम में बहुत अच्छा है ना, कोई जो है प्रतियोगिताओं में जो है लर्निंग स्किल्स में बहुत अच्छा है, कोई डांस में बहुत अच्छा है। तो ये व्यक्तिगत जो गुण होते हैं ये भिन्न भिन्न होते हैं, सभी प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये इसी की वजह से जो है ये आपको डाइवर्सिटी आपको एक क्लासरूम में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण है। अब इंटरनल मोटिवेशन कैसे होगी, आप अपने बारे में सोचिए कि आप इंटरनल मोटिवेट कैसे होते हैं। जब आपको मैं जोर जबरदस्ती काम कराऊं या आप स्वयं से जो है इस कार्य को करने में के इच्छुक हों, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा खेल में हमेशा इंटरनल मोटिवेटेड होता है क्योंकि उसकी हमेशा उस खेल में रुचि रहती है, उस खेल हो या कहीं भी हो। या जैसे कोई भी व्यक्ति जो है घूमने के लिए बड़ा इंटरनल मोटिवेट रहता है, कहीं भी कहीं कह दो अपनी जो है फ्रेंड से कह दीजिए, अपनी दोस्त से कह दीजिए, अपनी गर्लफ्रेंड से कह दीजिए, अपनी वाइफ से कह दीजिए चलो आओ कहीं घूमने चले, तो तुरंत जो है मोटिवेट रहती है इस चीज़ के लिए, तुरंत भाग चलेंगी जो है कहीं घूमने के लिए। तो ये जो मोटिवेशन होता है किस रूप में होता है, ये माता पिता दंड से बचने के लिए मिलता है या गतिविधि के कारण होता है या शिक्षक की प्रशंसा या प्रतियोगिता जीतने। तो ये जो रुचि के कारण होता है ये होता है इंटरनल मोटिवेशन, एक गतिविधि में रुचि के कारण, अध्ययन के कारण जो ये होता है। इसका आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में टीचर को निम्नलिखित में से विकल्प उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। अब कौन सा विकल्प जो है हमें वो उपलब्ध नहीं कराना है एज अ टीचर। तो देखिए, सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संचार या और अभिव्यक्ति, सूचना का दृष्टिकोण या शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। तो यहाँ पे देखिए जो विकल्प नहीं उपलब्ध कराना है वो है रूढ़िबद्धता। पक्षपात जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि ये लड़का है ये लड़की है इस पे, या अमीर या गरीब में, या गोरा और काले में, है ना, इस तरीके से, या शहर और गांव में, या आपको बच्चा को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका जो है शारीरिक रूप से देखने में सुनने में अच्छा लगता है, और कोई बच्चा जो है रंग रूप में अच्छा ना हो तो आप उसको बुलाते ही ना हो पढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आंसर जो होगा वो विकल्प नहीं उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सभी बालक अलग अलग होते हैं, उनका रहन सहन अलग होता है, उनका बातचीत अलग होती है ना। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रख करके आपको क्लास लेनी होगी, ना कि ऐसा कि जब क्लास में घुस गए तो सब चीज़ें भूल गए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में ये भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालयीय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्नलिखित में से क्या उपाय अपनाएंगे। तो भावना जागृत करना चाहते हैं अगर बच्चों के अंदर कि विद्यालय में जो है सफल होना है, तो आपको क्या उपाय अपनाना होगा। तो देखिए, बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, या बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे, या उचित गतिविधियों का प्रयोग करेंगे पढ़ाई में। उचित गतिविधियों का मतलब है कि जैसे कि पढ़ाई में हम कहानी का यूज़ कर सकते हैं, पढ़ाई में हम म्यूज़िक का मतलब टीवी का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, भ्रमण विधि का यूज़ कर सकते हैं, है ना, कहानी कथन के माध्यम से चीज़ें पढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा जो है फन एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ा सकते। इन विविध जो है तरीकों का अपना करके जो है हम एक बच्चों के अंदर जो है इंटरेस्ट जागृत करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर हो गए वो सभी होंगे, उपरोक्त जो है सभी। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। एक ऐसी परिस्थिति में जहाँ परिणाम अनिश्चित हो और लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे को कौन सा भाव महसूस होगा। तो मतलब एक ऐसी, हम हर किसी के साथ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा जो है परिणाम पे हमेशा ध्यान रहता है, और हम सोचते रहते हैं कि हम फेल ही हो जाएंगे यार, पास नहीं होंगे, कब नौकरी लगेगी, कब वैकेंसी आएंगी, सब चीज़ों पे जो है हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। इसकी वजह से हमारा ध्यान असफलता पर चला जाता है। तो ये क्या होता है, इसके कारण क्या होता है। तो ये जो कारण होता है ये होता है दुश्चिंता का, जिसे कहते हैं, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं एंजाइटी। एंजाइटी को अगर हम दुश्चिंता के अलावा जो एक शब्द यूज़ कर सकते हैं तो जिसे कहते हैं घबराहट, ठीक है।
तो ये चीज़ें होती हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। एंजाइटी के कारण ये चीज़ें हमें महसूस होती हैं। ठीक है, पियाजे के अनुसार जो है वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण में स्थापित होता है। तो देखिए पियाजे के जो है 4 अवस्थाएं हैं। पहले तो 4 स्टेजेस हैं, पहले ये चीज़ जान लीजिए। और 4 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चारों जो हैं बिल्कुल क्रम में लिखी गई हैं। तो संवेदीपरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो वस्तु के बोध स्थायित्व जो है गुण आ जाते हैं वो है संवेदी प्रेरक अवस्था से शुरू हो जाते हैं और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तक जो है पूरी तरीके से आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए होगा, पहली चीज़। ठीक है, अब ये वस्तु स्थायित्व के गुण का मतलब क्या होता है कि संवेदी परक अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। अब भाई बच्चा 0 से 2 वर्ष का है ना, बच्चा उठना बैठना बोलना पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा जो होता है वो मोटर स्किल्स का प्रयोग करता है, ग्रॉस मोटर फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर क्या होता है, मोटी मसल्स का यूज़ करता है, बड़ी मसल हाथ पैर इस तरीके के, छोटी मसल्स का यूज़ करता है। फाइन मोटर स्किल्स में छोटी मसलों का यूज़ करता है, जैसे होंठ हो गया, तो जैसे दूध पीता है तो होठों का प्रयोग करता है, तो उसको पता होता है कि दूध पी रहा हूँ, पेट भरेगा, इससे रोना बंद कर देता है। सो रहा होता है, कोई उसके आसपास से चला जाता है, छू लेता है तो एकदम से चौंक जाता है। तो ऐसे समय में क्या होता है, इन बच्चों की जो है इंद्रियां होती हैं वो इंद्रियों के माध्यम से अपने आसपास के इन्वायरमेंट को जो है महसूस करते हैं। ठीक है, अपनी गतिविधियों जो मोटर स्किल्स होते हैं उसके माध्यम से चीज़ों को जो है महसूस करते हैं। तो वस्तु स्थायित्व के गुण तो उनमें आ ही जाते हैं। यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। तो अब देखिए मैंने ये कितना बड़ा क्वेश्चन है और जबकि इसका कोई मतलब नहीं है इतने बड़े क्वेश्चंस का। इसी प्रकार से सीटेट में आते हैं, जानबूझ करके डराने के लिए होते हैं। तो अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, इसका मतलब है निरंतर प्रक्रिया है। ये मैंने आपको जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ वाले जो है चैप्टर में पहले ही इसको डिफाइन किया है। तो देखिए डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है व्यक्ति का, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। मतलब कहने का है कि ये जन्म से शुरू होती है विकास की प्रक्रिया और उसके कब्र मरने तक उसकी चलती रहती है। मतलब जब तक मर नहीं जाता तब तक व्यक्ति का विकास होता रहता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है जीवन पर्यंत। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे ना किशोरावस्था होगा, ना युवावस्था, ना वृद्धावस्था। ऐसा नहीं है, कई बच्चे जो है वृद्धावस्था लॉक कर देते हैं, वृद्धावस्था नहीं। विकास की प्रक्रिया हमेशा निरंतर चलती रहती है, उसके जिंदा रहने तक चलती रहती, जब तक मर नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन जो है किसने दिया है। तो बच्चे अपनी दुनिया के बारे में एक समझ जो है विकसित करते हैं, ये कथन है पियाजे से रिलेटेड। कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत 4 स्टेजेस हैं। मैं इसको आगे आप चल करके आपको पूरी तरीके से इसको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चंस हैं और यही क्वेश्चंस एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, उनमें से भी ऑप्शंस बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं वही एक टू हूबहू मिल जाएगा। जैसे बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का विकसित करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सिद्धांत जो है ये कथन पियाजे से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक टीचर को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे जो अस्पष्ट हो। तो ऐसी गतिविधियां जो अस्पष्ट हो, ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर अत्यंत जटिल हो, या फिर कोई अर्थ ना निकले उसका, या फिर सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। तो यहाँ पे आंसर जो है बी होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को डिस्कैल्कुलिया होता है जब गणना संबंधी रोग होता है, गणना संबंधी विकार होता है, जब बच्चा जो है मैथमेटिकल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अक्षम होता है। डिसलेक्सिया जो होता है, डिस्ग्राफिया, यहाँ पे शारीरिक रूप से बोल रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका होगा डिस्ग्राफिया, क्योंकि डिस्ग्राफिया में जो है ये लेखन विकार होता है। और जब शारीरिक रूप से लेखन विकार होता है, जब शारीरिक रूप से अक्षम होगा मतलब उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, उसकी जो शरीर की जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स है और फाइन मोटर स्किल्स हैं, उंगलियां हैं
ये सब काम नहीं कर रही हैं। तो जब काम नहीं करेंगे तो वो पेन कैसे चलाएगा, लिखेगा कैसा। तो ये ग्राफिया जो होता है ये लेखन विकार कहलाता है, इसलिए इसको जो है आंसर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं। तो मैं क्या हूं, कौन हूं, क्या करता हूं, इस तरीके की जो बातें होती हैं वो किशोर करते हैं। हमेशा आपने देखा होगा किशोर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो बातें हैं ये किशोरावस्था की एज में आती हैं कि उसको जो है डर बना रहता है हमेशा कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, आगे क्या करूँगा। तो इसीलिए स्टैनली हॉल ने इस एज को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। याद रखना, तनाव और तूफान की अवस्था किस स्टेज को कहा है, तूफान की अवस्था, वो है किशोरावस्था को। और किसने कहा था, तो स्टैनली हॉल ने। तो ये चीज़ याद रखना, स्टैनली हॉल ने ये कथन जो है दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है, कौन से कारक, तो पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंध और सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्मसम्मान। तो यहाँ पे जो आंसर है इससे जो है अधिगम प्रभावित होते हैं, ये सभी यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, जहाँ पे बच्चे जो है सेंटर में होते हैं, जो भी पढ़ाई कराई जा रही है स्कूल में, क्लासरूम में या घर में, वो सब कुछ जो है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। मतलब बच्चा जो है केंद्र में होनी चाहिए। बच्चे को ध्यान में रख करके ही सिलेबस बनाना चाहिए, बच्चे को ध्यान में रख करके ही पढ़ाना चाहिए कि कितना बच्चे ने पढ़ा। अगर बच्चा स्लो पढ़ रहा है तो उसको स्लो ही पढ़ाओ, ऐसा नहीं एकदम से भागना है, क्योंकि बच्चा उसमें केंद्र में नहीं होगा अगर भागोगे। तो बच्चे को ध्यान में रख करके ही सब काम करना चाहिए। तो लचीला होना चाहिए, स्वरूप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार होना, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो है आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं या अनुसार नहीं होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग जो है, कोहलबर्ग है, याद रखना। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का जो है प्रथम चरण कौन सा है। तो कोहलबर्ग ने कौन सा विकास का सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसे कहते हैं मोरल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत जो है इन्होंने 3 लेवल बताए हैं, याद रखिएगा 3 लेवल है। ठीक है, 3 लेवल में, हर लेवल में, मान लीजिए हम केवल इसकी बात करें तो हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हर 3 लेवल में 6 टोटल जो है 6 स्टेजेस हैं। और जो पहला स्टेज है, जिसे कहते हैं ये पहला स्टेज, ये होता ओबीडियंट और पनिशमेंट से संबंधित। इसे कहेंगे हम, लेवल की अगर हम बात करें तो इसे कहेंगे प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, और दूसरे वाले को कहेंगे कन्वेंशनल लेवल, और तीसरे वाले को कहेंगे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। लेकिन जब हम स्टेजेस की बात करते हैं तो स्टेज में आता है, प्री कन्वेंशनल लेवल में आ जाता है, प्री कन्वेंशनल में ओबीडियंट एंड पनिशमेंट स्टेज। ठीक है, और दूसरा जो स्टेज आता है उसे कहते हैं पर्सनल रिवॉर्ड और ओरिएंटेशन, या म्यूचुअल एक्सचेंज, या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आंसर है, दंड और आज्ञा पालन की अभिमुखता, ये इसके पहले चरण में आता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण में जो कौन सा चरण है, याद रखिएगा कौन सा जो है लेवल है जिसमें प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसमें नैतिकता बाहरी कारणों से निर्धारित होती है। तो याद रखिएगा नैतिकता बाहरी कारणों से निर्धारित होती है, ये है प्री कन्वेंशनल लेवल में पूर्व परंपरागत स्टेज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। भाई एज अ टीचर जो है, बच्चों का जब आप इवैल्यूएशन करते हैं, जब बच्चों को जानने का प्रयास करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, तो बहुत सारे नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, विविध तरीके के तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ना कि ऐसा केवल टेस्ट ले लिया और टेस्ट में नंबर नहीं आया तो जो है उसका कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है कि एक तकनीक के माध्यम से बच्चे की संपूर्ण जानकारी हासिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ए और आर दोनों जो है सही है। विभिन्न प्रकार की, और दोनों इसकी सही व्याख्या कर रहे हैं, आर और ए। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, मतलब उसकी लिखावट जो है अच्छी नहीं है, वो लिखावट अच्छी नहीं है, वो लिखने में कंफ्यूज हो जाती है, कोई शब्द लिखती होगी तो उसको दिक्कत होता है। आगे देखते हैं क्या कहता है। उसे अक्षर बनाने और उस अक्षरों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह किस प्रकार का विकार की ओर संकेत करता है? तो देखिए, उसको जो लिखने में कठिनाई होती है, मतलब कहने का मतलब है वो सा को वॉज लिख देती है। आपने कई बार ऐसे बच्चे देखे होंगे, यार आपने देखा होगा कि ई को कई बार बच्चे इस तरीके से लिखते हैं, या फिर कई आपने देखा होगा सी को इस तरीके उल्टा सी लिख देते हैं, या फिर जो है और क्या हो सकता है, तो इस तरीके से टी आपने देखा होगा। तो ये जो विकार होता है, ये एक तरीके से बच्चा जो है अपनी चीज़ों को समझ नहीं पाता, इसे आलेख वैकल्य कहते हैं। लेखन विकार होता है, लिखने में बच्चा जो है थोड़ा सा जो है उसको दिक्कत होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये विकार भी अपने आप दूर हो जाता है। तो याद रखने, ये एक विकार है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका बच्चा भी ऐसा कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, वो चीज़ों को जो है समझ नहीं पा रहा है, या फिर लिखते वक्त ऐसे गलतियां करता है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ टाइम के बाद सही हो जाएगा। जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा, उसकी समझ जैसे जैसे बेहतर होगी, वैसे वैसे वो चीज़ों को और बेहतर तरीके से करने लगेगा। आपके कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि जो है कमज़ोर है, आंख से देखने में कमज़ोर हैं, वह पढ़ने में जो है कमज़ोर भी हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि उन्हें ब्लैक बोर्ड पर देख नहीं रहा है, उन्हें आगे बैठा दिया जाए। तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे? तो बिल्कुल ऑब्वियसली उसको आगे बैठा देंगे, उनकी इच्छा अनुसार काम करेंगे, उनको आगे बैठा लेंगे, ना ही उनको जो है डांटेंगे और ना ही जो है चश्मा लगाने की सलाह तो देंगे ही देंगे, लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि जो है आप ये काम नहीं करें कि चश्मा पहन के आना तब बैठा लेंगे, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस तरीके के जो है सुझाव नहीं दिए जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, पेपर आप समझ गए होंगे कि इसी प्रकार से ही पेपर आता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, 10 लाइक्स है, केवल मात्र आपका 10 लाइक हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करेगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। 2 महीने के अंदर आपका सारा कुछ जो है कंप्लीट कर दूंगा, और सिर्फ केवल पेपर डेली आपको लगाना है, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक टीचर जो है को विद्यार्थियों को उसकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। एज अ टीचर जो है आपको क्लासरूम में बच्चों की जो है गलतफहमियां जो होती हैं या जो भी उसके बारे में विचार होते हैं उनको बोलने का मौका देना चाहिए। एज अ टीचर आपको ऐसा नहीं कि आपको डांट करके चुप करा देना चाहिए। तर्क दिया गया है कि भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। मतलब अब भ्रांतियां जो वैकल्पिक जो है अवधारणाएं होती हैं वो कोई काम नहीं रखती, किसी का कोई मतलब नहीं उससे, है ना, उसमें सीखने के प्रक्रिया में कोई मदद नहीं करती, कोई भी फायदा नहीं और कंफ्यूज करती है। तो ये बिल्कुल भी गलत है कथन। यहाँ पे ए बिल्कुल सही है और आर यहाँ पे गलत हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें जो है आपको 30 क्वेश्चन सीडीपी की समाप्त होती हैं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करते ज़रूर जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में आपको इसी प्रकार से वीडियोज़ मिलते रहें। धन्यवाद।